यहाँ ट्रेजेडी अपने पीक पर होती है। जूलियस सीजर के असैसिनेशन, मार्क एंटनी का सॉलिलोकी और कॉन्स्पिरेटर्स के मोटिव्स का एक्सपोजिशन सब कुछ इसी सीन में होता है। सीन का बैकड्रॉप है रोम का कैपिटल, एक ग्रैंड और ऑथोरिटेटिव सेटिंग जो पावर और बिट्रेल का परफेक्ट स्टेज बनता है। यहाँ पे सीन की शुरुआत होती है एक फॉरबिडिंग टोन के साथ। एक बार फिर सूटसेयर सीजर को वार्न करता है, बिवेयर द आइट्स ऑफ मार्च। ये वही वार्निंग है जो कि प्ले के स्टार्टिंग में भी दी गई थी। सीजर जो अपने एरोगेंस में ब्लाइंड होता है, सूटसेयर के बात को इग्नोर करता है। वो सार्कास्टिकली बोलता है, द आइट्स ऑफ मार्च आर कम, जिसका मतलब है कि मार्च की आइट्स आ गई और मुझे कुछ नहीं हुआ। सूटसेयर कामली रिप्लाई देता है कि आई सीजर बट नॉट गॉन। ये लाइन एक रिमाइंडर है कि डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ। ये डायलॉग सीन का टेंशन को सटली बिल्ड करता रहता है। एक और सिटीजन आर्टेमिडोरस जूलियस सीजर को एक लेटर देने की कोशिश करता है जिसमें कॉन्स्पिरेटर्स का प्लान लिखा होता है। लेटर का कंटेंट कॉन्स्पिरेंसी को रिवील कर सकता है, लेकिन सीजर उसे मना कर देता है। उसका एरोगेंस यहाँ क्लियरली दिखता है जब वो बोलता है, व्हाट टचेस अस आवर शैल बी लास्ट सर्व्ड। इसका मतलब है कि वो अपने मैटर को सबसे लास्ट में देखेगा। कॉन्स्पिरेटर्स अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। मेटलस सिम्बर सीजर के पास जाता है और अपने भाई पब्लियस सिम्बर को एग्जाइल को रिमूव करने की रिक्वेस्ट करता है। ये रिक्वेस्ट एक बहाना है ताकि कॉन्स्पिरेटर सीजर के आसपास घेरा बना सके। सीजर का एरोगेंस यहाँ भी दिखाई देता है। वो बोलता है, आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्थर्न स्टार। ये एक मेटाफर है जिसमें कि वो अपने आप को एक स्टेबल और अनचेंजेबल फोर्स के रूप में कंपेयर करता है। सीजर बोलता है कि उसका डिसीजन कभी बदल नहीं सकता और वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। जब सीजर मेटलस की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है, कैस्का पहले स्टेप लगाता है और वो कहता है, स्पीक हैंड्स फॉर मी। ये कैस्का के वर्ड्स हैं जो एक्शन को सिग्नल देते हैं। जब सीजर की बॉडी ग्राउंड पर पड़ी रहती है, कॉन्स्पिरेटर्स अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। ब्रूटस बोलता है कि उन्होंने सीजर को इसलिए मारा क्योंकि वो रोम के लिए एक टायरेंट बन सकता था। एम्बिशियस डेथ इज पेड। इसका मतलब है कि उन्होंने सीजर की एम्बिशन का प्राइस चुकाया है। ब्रूटस अपने एक्शन को एक नोबल कॉज के रूप में प्रेजेंट करता है। उसके लिए एक नॉर्मल मोरल ऑब्लिगेशन था, ना कि पर्सनल वेंडेटा। केशियस और बाकी कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस के आइडियलिज्म से मोटिवेट होते हैं और अपनी यूनिटी दिखाने के लिए अपने हाथ सीजर के खून से धोते हैं। कॉन्स्पिरेटर्स को डर होता है कि रोम के लोग उन्हें एक विलन समझेंगे। केशियस प्रपोज करता है कि वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए एक पब्लिक स्पीच दे। ब्रूटस एग्री करता है कि वो सबसे पहले स्पीच देगा और मार्क एंटनी को परमिशन दी जाती है कि वो सीजर के बॉडी के साथ एक फेयरवेल स्पीच दे। ये डिसीजन कॉन्स्पिरेटर्स के लिए एक बड़ी गलती साबित होती है। मार्क एंटनी सीन में एंटर करता है और अपने ग्रीफ को ओपनली दिखाता है। वो सीजर के बॉडी के पास झुकता है और कॉन्स्पिरेटर से परमिशन मांगता है कि वो उसका शोक मना सके। एंटनी इनिशियली काम और सबमिसिव दिखाई देता है, लेकिन उसका असली इंटेंशन उसके वर्ड्स के अंदर छुपा होता है। वो कॉन्स्पिरेटर्स को डायरेक्टली अक्यूज करता है जब वो बोलता है, फ्रेंड्स, एम आई विद यू ऑल एंड लव यू ऑल। ये लाइन उसकी डिप्लोमेसी को हाईलाइट करता है। वो कॉन्स्पिरेटर के सामने अपनी रिवेंज की प्लानिंग को छुपाता है। ब्रूटस एंटनी को परमिशन देता है कि वो सीजर की फ्यूनरल स्पीच दे सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। एंटनी कुछ ऐसा नहीं बोलेगा जो कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ हो। केशियस थोड़ा सस्पिशियस होता है, पर ब्रूटस अपने आइडियलिज्म में ब्लाइंडली एंटनी पर ट्रस्ट करता है। ये डिसीजन कॉन्स्पिरेटर्स के डाउनफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। जैसे ही कॉन्स्पिरेटर्स चले जाते हैं, एंटनी अपने असली इमोशन और इंटेंशन को रिवील करता है। उसका सॉलिलोकी एक पावरफुल मोमेंट है जो उसके ग्रीफ, एंगर और रिवेंज का एक्सप्रेशन है। वो कहता है, ओ पार्डन मी द ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दिस बुचर्स। एंटनी सीजर की बॉडी को ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ कहता है, जो कि एक पोएटिक मेटाफर है। ये सीजर की ह्यूमैनिटी और उसके ट्रेजिक डेथ का एक पेनफुल इमेज क्रिएट करता है। उसका टोन गिल्ट और एंगर का मिक्स है। वो अपने आप को ब्लेम करता है कि वो कॉन्स्पिरेटर्स के सामने काम रहा। बुचर्स शब्द यूज करके वो कॉन्स्पिरेटर को डायरेक्टली डीह्यूमनाइज करता है, उनका एक बारबेरिक रूप दिखाता है। एंटनी रिवेंज लेने का वादा करता है। वो टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड। एंटनी कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ अपने रिवेंज का प्रॉमिस करता है। कॉस्टली ब्लड फ्रेज सीजर के ग्रेटनेस और उसके डेथ के मैग्नीट्यूड को हाईलाइट करता है।
ये लाइन दिखाता है एंटनी अपने मिशन के लिए कितना डिटरमाइंड है। अ कर्स शैल लाइट अपॉन द लिम्स ऑफ मेन, डोमेस्टिक फ्यूरी एंड फियर्स सिविल स्ट्राइफ शैल कम्बर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली। एंटनी रोम के फ्यूचर को एक हॉरिफाइंग पिक्चर पेंट करता है। वो प्रेडिक्ट करता है कि सीजर के डेथ के बाद सिविल वॉर होगा और रोम तबाह हो जाएगा। डोमेस्टिक फ्यूरी और फियर सिविल स्ट्राइफ फ्रेजेस केओस और डिस्ट्रक्शन को फोरशैडो करते हैं। एंटनी ये भी कहता है, क्राई हैवॉक एंड लेट स्लेप द डॉग्स ऑफ वॉर। एंटनी वॉर को एक मेटाफर चूज करता है जिसमें वो सीजर के स्पिरिट को एक रिवेंजर के रूप में इमेजिन करता है। डॉग्स ऑफ वॉर केओस, डिस्ट्रक्शन एंड रिवेंज का सिंबल है। ये एंटनी का इंटेंशन को क्लियर करता है, वो कॉन्स्पिरेटर्स को डिस्ट्रॉय करेगा। इस सीन के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जैसे कि पहला है बिट्रेयल। सीजर को अपने दोस्त ब्रूटस के हाथ से स्टैब खाते हुए एक अल्टीमेट बिट्रेयल सीन क्रिएट होता है। इसमें रिवेंज भी थीम है। एंटनी का सोलिलोक्वी रिवेंज का फाउंडेशन सेट करता है। पावर पॉलिटिक्स, ये सीन पावर पॉलिटिक्स और उसके डायनामिक्स को शिफ्ट करता है, जहां सीजर के डेथ के बाद एंटनी एक सेंट्रल फिगर बन जाता है। एक्ट 3 सीन 1 जूलियस सीजर की ट्रेजेडी और इंटेंसिटी का पीक है। ये सीन पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और रिवेंज के थीम्स को एक्सप्लोर करता है और एंटनी के सोलिलोक्वी के जरिए एक इम्पैक्टफुल टर्निंग पॉइंट बनाता है।